अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड करते हैं पेजिंग पर। इससे पहले हमने जो मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक पढ़ी उसमें हमने देखा था कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में हमें प्रॉब्लम आती थी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो पेजिंग जो है वो एलिमिनेट करती है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को। तो अब चलते हैं अपने पेजिंग के एमसीक्यूज़ की तरफ। लेकिन अगर आपको पेजिंग का कोई कंसेप्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड करूँगी डिटेल कंसेप्ट के साथ। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ और मैं कोशिश करूँगी कि एमसीक्यूज़ के दौरान आपके पेजिंग के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। जब भी हम पेजिंग की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसको फ़िक्स साइज़ ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं। इस फ़िक्स साइज़ ब्रोकन ब्लॉक्स को हम कहते हैं फ्रेम्स। तो फिज़िकल मेमोरी इज़ ब्रोकन इनटू फिक्स साइज़ ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। और जो हमारी लॉजिकल मेमोरी या हम सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं, इट इज़ आल्सो ब्रोकन डाउन इनटू सेम साइज़ ब्लॉक इज़ कॉल्ड पेजेस। तो हमने देखा सबसे पहले जो हमारी मेन मेमोरी है वो इट इज़ डिवाइड इनटू फ्रेम्स और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इट इज़ डिवाइड इनटू पेजेस। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा मसलन एक प्रोसेस पड़ा है, हमारा 4 KB का प्रोसेस पड़ा है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे पेजेस के अंदर। जैसे अगर मैं 2 पेजेस बनाना चाह रही हूँ तो 2 KB के 2 प्रोसेस बन जाएंगे। अगर मैं 1 KB का प्रोसेस बनाना चाह रही हूँ तो 4 पेजेस में हमारा प्रोसेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं इन पेजिंग। तो यही इसकी खूबी है, यही यहाँ पर नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है कि जब हम कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन करते थे तो वहाँ पे हम अपने प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते थे। हमें अपना पूरे का पूरा प्रोसेस जो था उठा के मेन मेमोरी में रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं इनटू पेजेस। तो इस तरह हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को अवॉइड कर लेते हैं इन पेजिंग के अंदर। लेकिन पेजिंग के अंदर याद रखिएगा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। कैसे होती है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन किस तरह होती है। लेकिन खैर हम यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि फ्रेम्स का साइज़ और पेज का साइज़ इक्वल होता है। और इस इक्वल पेज साइज़ रहने की वजह क्या है कि जब हम पेज साइज़, फ्रेम का पेज साइज़ और पेज का पेज साइज़ इक्वल रखते हैं तो हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को रिड्यूस्ड कर लेते हैं पेजिंग में। तो फिक्स साइज़ ब्लॉक फ्रेम्स और फिक्स साइज़ जो पेजेस हैं रखने का मकसद ही यही है कि हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को रिड्यूस कर लें। Memory management technique in which system stores and retrieve data from secondary storage। ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें जो हमारा सिस्टम है वो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को रिट्रीव करता है फॉर यूज़ इन मेन मेमोरी, और ताकि मेन मेमोरी उसको यूज़ कर सके। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन और मैपिंग है। मैपिंग और फ्रैगमेंटेशन कोई भी टेक्निक नहीं है, तो पेजिंग ही टेक्निक है। द एड्रेस ऑफ द पेज टेबल इन मेमोरी इज़ पॉइंटेड बाय। जो एड्रेस होता है पेज टेबल का मेमोरी के अंदर, हम उसे पॉइंट करते हैं किस चीज़ से, पेज टेबल बेस रजिस्टर से, जिसको हम कहते हैं PTBR। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। होता ये है कि हमारा जो पेज टेबल है, पहले हम ये देखते हैं पेज टेबल क्या होता है। हर प्रोसेस जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को डिवाइड करेगा इनटू पेजेस, तो वो क्या करेगा, एक पेज टेबल क्रिएट करेगा। हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है, याद रखिएगा, हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर वो क्या रखता है, मैपिंग रखता है। किस चीज़ की मैपिंग, कि हमारा जो पेज है, जो लॉजिकल पेज है, वो किस फिज़िकल फ्रेम में पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी पेज टेबल में क्या है, मैपिंग है कि पेजेस जो हैं, जो एक प्रोसेस हमने डिवाइड किया है वो मेन मेमोरी के अंदर किस फ्रेम में पड़े हैं। इस मैपिंग को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक पेज टेबल में क्रिएट करता है और इस पेज टेबल को हम कहाँ रख देते हैं, मेमोरी, यानी मेन मेमोरी के अंदर ही ये पड़ा होता है।
अब मेन मेमोरी के अंदर ये पेज टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन अब हमारा जो सीपीयू है उसने उस पेज टेबल को कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि सीपीयू ने जब इंस्ट्रक्शंस देनी है तो पेज टेबल को कैसे हम एक्सेस करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ पीटीबीआर यानी कि पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर के थ्रू करेंगे, जिसको मेंटेन करेगा सीपीयू। तो अब इस पेज टेबल रजिस्टर के थ्रू हमारा जो सीपीयू है वो पॉइंट करेगा कि हमारा सीपीयू जो है वो इसको पॉइंट कर देगा कि पेज टेबल का एड्रेस क्या है, यानी पेज टेबल मेमोरी में कहाँ पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे वो पूछ रहा है द एड्रेस ऑफ द पेज टेबल इन मेमोरी इज़ पॉइंटेड बाय, कि मेमोरी के अंदर पेज टेबल कहाँ पड़ा हुआ है ये कौन हमें बताएगा, ये पेज टेबल बेस रजिस्टर के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। और ये पेज टेबल बेस रजिस्टर जब पीसीबी होता है उसमें हमने देखा था कि एक मेमोरी इंफॉर्मेशन का भी ब्लॉक होता है, उसके अंदर ये पीटीबीआर जो होता है ये पड़ा हुआ होता है, और वहाँ से वो पॉइंट उसके अंदर पॉइंट करता है कि पेज टेबल मेन मेमोरी में कहाँ पड़ा है। द पेज टेबल कंटेन, पेज टेबल में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो हमारा पेज टेबल है इसके अंदर पेज नंबर होता है, यानी हमने जो अपने प्रोसेस को जो डिवाइड किया होता है और वो प्रोसेस के पेज नंबर्स पड़े हुए होते हैं, और वो प्रोसेस फिजिकल मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है उस फ्रेम का जो है वो जो बेस एड्रेस है वो भी उस पेज टेबल में पड़ा होगा। तो पेज टेबल क्या कंटेन करता है, पेज टेबल में बेस एड्रेस होता है हर पेज का इन फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी के अंदर हमारा पेज जो है वो किस जगह पड़ा हुआ है, यानी किस फ्रेम के अंदर हमारा पेज पड़ा हुआ है, वो हमें पेज टेबल बताएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो पेज टेबल है, इसके अंदर पेज नंबर है और फ्रेम नंबर है, पेज नंबर 1 है और फ्रेम नंबर 4 है, जो हमें ये बता रहा है जो प्रोसेस का पेज 1 है वो 4 फ्रेम के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलेगा, पेज टेबल से पता चलेगा। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब हम पेजिंग करते हैं उसमें सीपीयू जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है पेज नंबर जिसको हम पी कहते हैं, और एक होता है पेज ऑफसेट जिसको हम डी कहते हैं। पेज नंबर तो हम जो है यूज़ करते हैं फॉर इंडेक्स दी पेज टेबल, यानी पेज टेबल को इंडेक्स करने के लिए कि हमने पेज टेबल में कहाँ जाना है, हम पेज नंबर को यूज़ करते हैं। और जो डी है वो हम यूज़ करते हैं ऑफसेट के लिए। ऑफसेट का क्या मतलब होता है, ऑफसेट हमें ये बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू लेना चाहता है वो उस फ्रेम के अंदर कहाँ पड़ी होगी। ठीक है, वो उस फ्रेम के अंदर कहाँ पड़ी हुई है, किस एग्जैक्ट लोकेशन में पड़ी हुई है, वो हमें डी बताएगा। मसलन देखें, एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन हैं 1, 2 एंड 3। अब सीपीयू ने कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल 3 एग्जीक्यूट करनी है। वो जो 3 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, वो क्या है, वो है हमारा ऑफसेट। ठीक है, अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफसेट का क्या मतलब है। ऑफसेट का क्या मतलब होता है, लोकेशन ऑफ द पेज इन, जो लोकेशन पेज की एग्जैक्ट जो चीज़, जो इंस्ट्रक्शन हम उस पेज से लेना चाह रहे हैं वो किस लोकेशन में पड़ी हुई है उस पेज के, उसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की कि जब भी पेजिंग होगी उसमें क्या होगा, जब भी हम पेजिंग करेंगे तो सीपीयू जो है जो भी एड्रेस जनरेट करेगा उसमें 2 चीज़ें होंगी, पी एंड डी। पी मीन पेज नंबर एंड डी ऑफसेट। तो पेज नंबर है हम इंडेक्स के तौर पे यूज़ करेंगे टेबल को। यहाँ से हम देखेंगे कि हम सीपीयू ने कौन सा पेज क्या है। मसलन एक प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं 1 और 2 पेजेस में। अब सीपीयू चाहता है कि सीपीयू क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो पेज नंबर 2 है उसकी जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो उसको रीड करना चाहता है या उसको मेमोरी से फेच करना चाहता है। तो वो क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि उसने पेज जो अपना प्रोसेस जो उसने डिवाइड किया हुआ है उसके दूसरे पेज पे जाना चाहता है, तो वो 2 पेज जनरेट करेगा। और 2 के बाद क्योंकि वो उस पेज की तीसरी इंस्ट्रक्शन को लेना चाह रहा है तो इसके साथ जो ऑफ सेट है वो 3 लगाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा क्या मतलब था कहने का, कि पेज नंबर से हमें पता चलेगा कि वो जो सीपीयू है वो कौन सा पेज जो है
लेना चाहता है अपने प्रोसेस का, और जो आगे ऑफसेट है 3, उससे हमें पता चलेगा उस पेज की किस लोकेशन को वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, उस पेज की किस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, ये ऑफसेट से पता चलेगा। अब सीपीयू ने जनरेट कर दिया 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 वो यहाँ से 2 पेज नंबर इंडेक्स करेगा पेज टेबल को, पेज टेबल के अंदर यहाँ पे 2 पड़ा होगा, और 2 के क्रॉसबॉन्डेंस ही हमारे पास पड़ा होगा फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर हमें ये बताएगा ये जो पेज नंबर 2 है ये मेन मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पेज नंबर 2 है वो मेन मेमोरी में 1 पे पड़ा हुआ है, यानी फ्रेम नंबर 1 पर हमारा जो है वो पेज नंबर 2 पड़ा हुआ है। तो यहाँ से पता चला कि पी ने इंडेक्स किया पेज टेबल को, पेज टेबल 2 को। 2 से हमें पता चला कि इसके अगेंस्ट जो एंट्री हुई थी वो 1 फ्रेम की थी। 1 फ्रेम से हमने यहाँ पे गए, और वे अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पेज है वो फ्रेम 1 में पड़ा हुआ है, यानी हमारा पेज इस फ्रेम में पड़ा हुआ है 1 में, ठीक है। अब 1 में हमारा फ्रेम पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है फ्रेम के अंदर किस लोकेशन में पड़ी हुई है, वो हमें इस ऑफसेट से पता चलेगी। वो हम यहाँ से लेंगे। 3 था जो कि सीपीयू ने जनरेट किया था लॉजिकल एड्रेस में 3, तो वो 1 फ्रेम में जाएगा और उसकी जो लोकेशन 3 है वहाँ से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, और एग्जीक्यूट कर वो सीपीयू को दे देगा। तो इस तरह पेजिंग जो है हमारे काम करती है। मैंने डिटेल से इसलिए बताया ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि हाउ पेजिंग वर्क। तो इसके अलावा स्टूडेंट फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको पेजिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो हमें ये पता चल गया कि सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है उसके अंदर होता है पेज नंबर। पेज नंबर हम यूज़ करते हैं टू इंडेक्स इनटू द पेज टेबल, और पेज ऑफसेट हम यूज़ करते हैं फ्रेम के साथ ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकें जहां पे जो इंस्ट्रक्शन हमारी सीपीयू ने हमें कहा है एग्जीक्यूट करने को। द डैश इज़ यूज एंड इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। कौन सी चीज़ हम पेज टेबल को इंडेक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि जो पेज नंबर है वो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स करने के लिए पेज टेबल को। अभी मैंने प्रीवियस आपको भी यही समझाया है। द डैश टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। तो पेज टेबल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बेस एड्रेस होता है ईच पेज का, कि वो फिजिकल मेमोरी में किस फ्रेम में है वो पेज टेबल के अंदर होता है। द साइज ऑफ द पेज इज़ टिपिकली पावर ऑफ 2। जो साइज़ हम पेज का लेते हैं, हमने कहा था जी फ्रेम साइज़ जो है और जो पेज साइज़ है वो इक्वल होते हैं, और हम जो फ्रेम साइज जो हमारा पेज साइज़ है हम उसको पावर ऑफ 2 लेते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है कि हम पावर ऑफ 2 क्यों लेते हैं, जब हमने इनको कन्वर्ट करना होता है जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस की, तो वहाँ पर हमें पावर ऑफ 2 ईजी मैनर से ट्रांसफ़र कर देता है एड्रेसेस को, ठीक है। यानी एड्रेसेस की जो कन्वर्जन है उसकी ईजीनेस के लिए हम जो पेज का साइज़ है वो पावर ऑफ 2 ले देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ़ द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज़ 2 द पावर ऑफ m। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो साइज़ है वो हम लोग पावर ऑफ 2 लें और द साइज़ ऑफ द पेज वो भी पावर ऑफ 2 है। ये तो मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि हमेशा जो पेज का साइज़ है वो पावर ऑफ 2 होता है, और हम उसको कंसीडर करते हैं n से। तो हाई ऑर्डर बिट क्या है और लो ऑर्डर बिट क्या होती हैं, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन से ये बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइज़ ऑफ द पेज हम लेते हैं पावर ऑफ 2, तो 2n यानी n क्या शो करता है कि कितना साइज़ का पेज हम लेना चाह रहे हैं इन पावर ऑफ 2। उसके बाद है साइज़ ऑफ द लॉजिकल एड्रेस, वो भी हम पावर ऑफ 2 ही ले रहे हैं और इसको हम डिनोट करते हैं m से, यानी n मीन से साइज़ ऑफ द पेज और m क्या शो करता है लॉजिकल एड्रेसेस, साइज़ ऑफ द लॉजिकल एड्रेसेस। अब पेज साइज़ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा जो पेज साइज़ है वो 4 बाइट है। अब क्योंकि हमने पावर ऑफ 2 में लिखना है तो जब हम 4 बाइट को पावर ऑफ 2 में करेंगे तो वो आ जाएगा 2 पावर 2। तो यहाँ पर n क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। n क्या हुआ, n इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें लिया था 2n, जो पावर थी ऊपर वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास 2 बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, जो लॉजिकल एड्रेस हम कंसीडर करते हैं हमारे पास 64 हैं, और जब हम इनकी पावर लेंगे ये बनेंगे 2 पावर 6। जब हम इन 64 एड्रेसेस को पावर में शो करेंगे तो 2 6 बनेगा, तो इसका मतलब m हमारे पास क्या आया 6। अब
हाई ऑर्डर का मतलब क्या है? हाई ऑर्डर का मतलब है m माइनस एन। जब हम m माइनस एन करेंगे, ये हमारे पास हाई ऑर्डर है, हाई ऑर्डर बिट आती हैं। और ये हाई ऑर्डर बिट का क्या मतलब है? पेज नंबर। और ये हमारे पास आ गई 4 बिट, इसका क्या मतलब है? हमारा जो पेज नंबर है वो 4 बिट का होगा। और जो लो ऑर्डर है एन, वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट। जो लो ऑर्डर था हमारे पास क्या था? वो 2 था। तो इसका क्या मतलब है? डिनोट द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज, के इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो होगी 2। तो ये हमें इस तरह हम लोग अपना जो मेमोरी एड्रेस है उसको हमने जो पी और डी है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लो ऑर्डर बिट और विद द हेल्प ऑफ हाई ऑर्डर बिट। विथ पेजिंग देयर इज डैश फ्रेगमेंटेशन। जो हमारी पेजिंग है उसके अंदर कौन सी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती? जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो नहीं होती पेजिंग के अंदर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम होती है। 1 पेज पर प्रोसेस जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। याद रखिएगा, कभी कभार ये एमसीक्यू आ जाता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के कितने % चांसेस हो सकते हैं, तो वो 1 पेज पर प्रोसेस होती है जब भी हम पेजिंग करते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में नहीं होती। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ डैश टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मैनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड एंड हाउ मैनी आर दे एंड हाउ मैनी आर अवेलेबल। अभी हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल बनाता है जिसमें वो ये रखता है इन्फॉर्मेशन कौन सा पेज किस फ्रेम में है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एक और फ्रेम भी बनाता है जिसको हम फ्रेम टेबल कहते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन रखता है कि फ्री फ्रेम्स कौन से अवेलेबल हैं, ताकि उन फ्री फ्रेम्स को एलोकेट किए जाएं पेजेस को। तो जहाँ पे फ्री फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं फ्रेम टेबल। पेजिंग इंक्रीजेस द डैश टाइम। जो पेजिंग है वो कंटेक्स्ट स्विच को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सारी इन्फॉर्मेशन को हमने एक जगह स्टोर करना है और दूसरे इन्फॉर्मेशन को लाना है, तो जो पेजिंग है वो इंक्रीज कर देगी। मतलब एक पेज को ला रही हूँ मेमोरी में, दूसरे पेज को मेमोरी से निकाल रही हूँ, तीसरे पेज को ला रही हूँ, चौथे पेज को मैं मेमोरी से निकाल रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं कंटेक्स्ट स्विच टाइम को इंक्रीज कर देती हैं। स्मॉलर पेज टेबल्स आर इम्प्लीमेंटेड है द सेट ऑफ रजिस्टर्स। अभी हम लोगों ने जब एक स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जो पेज टेबल हैं उनको मेमोरी के अंदर रखा जाता है। जब स्मॉल पेज टेबल होते हैं उनको हम मेमोरी में रखने की बजाय हम उनको रजिस्टर के तौर पर सीपीयू के पास ही रख देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी फास्टली सीपीयू काम करता है। लेकिन क्योंकि स्मॉल पेज टेबल बहुत कम होते हैं इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम अपने पेज टेबल को मेन मेमोरी में ही रखते हैं। लेकिन जो स्मॉल पेज टेबल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं हम लोग हैज़ अ रजिस्टर। द पेज टेबल रजिस्टर शुड बी बिल्ट विथ, जो पेज अगर हम पेज टेबल रजिस्टर्स बना रहे हैं तो ये वेरी हाई स्पीड लॉजिक होनी चाहिए इनकी, ताकि ये बहुत फास्टली जो हैं वो काम कर सकें। हाई स्पीड लॉजिक का मतलब फास्टली डाटा को एक्सेस कर सकें। फॉर लार्जर पेज टेबल, यहाँ तक तो हमने बात की थी स्मॉलर के अंदर हम क्या करते हैं, पेज टेबल को एज अ रजिस्टर के तौर पर सीपीयू के पास रख देते हैं। लेकिन जब हम लार्जर पेज टेबल की बात करते हैं, दे आर केप्ट इन मेन मेमोरी, तो हम उनको मेन मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि लार्जर टेबल को सीपीयू एज अ रजिस्टर के तौर पर इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल टास्क है और ये इतना अच्छा भी नहीं रहता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि लार्जर पेज टेबल्स जो हैं हम मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं और एक पॉइंटर बनाते हैं जिसको हम PTBR कहते हैं, और उस पॉइंटर के थ्रू हम इस पेज टेबल को पॉइंट करते हैं। फॉर एवरी प्रोसेस देयर इज़ अ पेज टेबल। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस का एक पेज टेबल बनाता है, यानी हर प्रोसेस होगा उसका अपना अपना पेज टेबल होगा। टाइम टेकन इन मेमोरी एक्सेस थ्रू PTBR इज़, अब ये थोड़ा सा एक समझने वाली थोड़ी सी बात है कि टाइम टेकन इन मेमोरी एक्सेस थ्रू PTBR इज स्लोड बाय फैक्टर 2। वो कह रहा है जब हम PTBR से, यानी PTBR हमने पढ़ा था हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, जब हमारे पास ज़्यादा एंट्रीज होती हैं तो हम PTBR को इम्प्लीमेंट करते हैं। और PTBR का काम क्या होता है, वो मेमोरी में पेज टेबल कहाँ पड़ा है उसको इंडेक्स करता है, यानी उसको पॉइंट आउट करता है। लेकिन ये जो PTBR को इम्प्लीमेंट कराना है, इससे हमारा जो एक्सेस टाइम होता है, यानी पेज को फेच करना, यानी डाटा को फेच करना, वो जो टाइम एक्सेस टाइम वो स्लो हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ 2। वो कैसे? वो इस तरह कि आप देख रहे हैं PTBR सबसे पहले पॉइंट करेगा
हमारे मेन मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। पीटीबीआर क्या करेगा, सबसे पहले मेन मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेन मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा और वहाँ से वो देखेगा कि जिस प्रोसेस का पेज नंबर उसने कॉल किया है, ठीक है, जिस प्रोसेस का कॉल किया उसका पेज टेबल कहाँ पड़ा है, वो पहले इस मेन मेमोरी पे जाएगा, वहाँ से उस पेज टेबल को देखेगा और फिर उस पेज टेबल पे जाएगा और उस पेज टेबल से उस फ्रेम को देखेगा कि वो उस जिस पेज को कॉल किया गया है वो फ्रेम नंबर कौन सा है, और फिर दोबारा मेन मेमोरी में आएगा और मेन मेमोरी में आकर वो उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो डबल मेमोरी रेफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है जब भी हम पीटीबीआर करते हैं, यानी हमें डबल काम करना पड़ता है। जब भी हम पेज टेबल बेस रजिस्टर करेंगे तो हमें डबल काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले तो मेमोरी के पहले हमारा पीटीबीआर कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा, पेज टेबल को पॉइंट करेगा, पेज टेबल से फिर हम लोग पॉइंट करेंगे अपने उस एग्जैक्ट पेज टेबल को जहाँ पे हमारा फ्रेम नंबर पड़ा है, और फिर फ्रेम उसको एक्सेस करने के बाद हम दोबारा फिर मेन मेमोरी में जाएंगे और वो डाटा को एक्सेस करेंगे जो कि ओरिजिनली तौर पर किस फ्रेम में जो डाटा हम ओरिजिनल फ्रेम में जो डाटा हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको एक्सेस करेंगे। तो हमें 2 एक्सेस टाइम जो हैं वो लगते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम मेमोरी से डाटा टाइम टेकन इन मेमोरी एक्सेस थ्रू पीटीबीआर, जब हम मेमोरी से डाटा को लेना चाहते हैं, इसके लिए पीटीबीआर जो स्लोड हो जाता है फैक्टर बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंट्री इन अ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ओके, अभी देखें हमने जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक फैक्टर आ रहा था स्लोड बाय फैक्टर 2, यानी कि जब मेमोरी पीटीबीआर के थ्रू काम करती है और तो इससे क्या करती है, तो इससे उसका काम स्लो हो जाता है। हम ये स्लोनेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए एक और चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, एक और कैश मेमोरी बनाई गई जिसको हम TLB कहते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये एक कैश मेमोरी होती है, यानी यहाँ इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा समझ लें ये टेबल है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक ऐसा टेबल है जिसमें हम वो एंट्रीज रख देते हैं जो कि हमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड होनी होती हैं, यानी जो फ्रिक्वेंटली यूज एंट्री CPU को चाहिए वो हम बजाय ओरिजिनल टेबल से कॉपी कर वो एंट्रीज जो हैं वो हम लोग TLB के अंदर रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो ये क्योंकि में CPU के करीब होता है और कैशे मेमोरी होता है, एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत फास्टली काम करती है, तो इसलिए जो हमारा एक्सेस टाइम होता है इसके अंदर वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारे पास TLB है, इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज होती हैं, इसके अंदर की होती है और वैल्यू होती है। एक्चुअली ये की और वैल्यू आप यही समझ लें कि पेज नंबर है और फ्रेम नंबर है। तो कुछ जगहों पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ जगहों पर आपको ये इस MCQs को सिर्फ उन्होंने की को करेक्ट किया हुआ है जो कि रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर है वो यही है, बोथ A एंड B, यानी कि जो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है उसके अंदर की भी होती है और उसके अंदर वैल्यू भी होती है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं। इफ़ अ पेज नंबर इज़ नॉट फाउंड इन TLB, अगर पेज नंबर TLB में नहीं मिलता, देन इट इज़ नाउन हैज़ TLB मिस। तो हम इसको क्या कहते हैं, TLB मिस। अब हम यहाँ पर ज़रा TLB को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये CPU है और यहाँ पर आपको 2 टेबल नज़र आ रहे हैं, एक ये टेबल नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक ये टेबल नज़र आ रहा है। जो आपको यहाँ पर ये टेबल नज़र आ रहा है दिस इज़ TLB और ये हमारा मेन पेज टेबल है। अब जो एंट्रीज फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली होंगी वो हम इस TLB में, ये जो TLB आपको नज़र आ रहा है ये TLB है, इसके अंदर रख लेंगे। यानी जो एंट्रीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ होनी है, जल्दी जल्दी हमने यूज़ करनी है, वो हम TLB वाले ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में रख लेंगे। अब CPU एक पेज नंबर जनरेट करता है, मतलब CPU 1 उसने पेज नंबर जनरेट किया और साथ में ऑफसेट 3 जनरेट किया। अब
वो जाएगा पहले टीएलबी के पास और देखेगा क्या टीएलबी के अंदर ये पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है। अगर तो पेज नंबर 1 मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं टीएलबी हिट। और अगर पेज नंबर 1 नहीं मिलता, ठीक है, अगर उसको पेज नंबर 1 नहीं मिलता टीएलबी के अंदर तो ये हो गया टीएलबी मिस। तो जब टीएलबी मिस होगा यानी कि टीएलबी के अंदर उसको वो रिक्वायर्ड एंट्रीज नहीं मिलेंगी तो वो फिर ओरिजिनल टेबल के पास जाएगा और वहाँ से उस एंट्री को फेच करेगा। तो ये हमारे पास है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, यानी ऐसा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में हम वो एंट्रीज रखते हैं पेज की और फ्रेम नंबर की जो हमें ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है। A dash uniquely identifies processes and is used to provide address space protection for that process. अभी हमने पीछे TLB किया ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्योंकि हम लोग वो एंट्रीज रखते हैं हर प्रोसेस के उस पेज नंबर की एंट्री रखते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर एक TLB, ये मैं एक TLB दिखाया जिसमें आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 0, 1, 0, 3 आप देख रहे होंगे कि 0 और 0 तो 2 दफ़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 0 किसी और प्रोसेस का है, दूसरा 0 किसी और प्रोसेस का पेज है। क्योंकि पेज जो आपके पास TLB होता है उसमें हर प्रोसेस की एंट्रीज होती हैं, ठीक है। TLB एक कॉमन टेबल है जिसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस की एंट्री होती है, वरना जो हम पीछे पेज टेबल पढ़ते थे वो हर टेबल का अपना अपना पेज टेबल होता है, उसमें तो हमें क्लैश की बात नहीं क्योंकि हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा, PA का अपना टेबल होगा, PB का अपना टेबल होगा। लेकिन जो TLB है वो सब प्रोसेसेस का इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे देखें जो एक प्रोसेस यहाँ पर पेज नंबर 0 और 0 जो है वो डबल टाइम आए हुए हैं। तो अब एक जो CPU है वो जनरेट करता है, जो CPU करता है कि मैंने 0 पेज पे जाना है और 3 ऑफसेट पे। अब वो जब इधर आएगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि उसने 0 कौन सा का है, ये वाला या ये वाला। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिकली आइडेंटिफायर्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स। एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आप TLB के अंदर हम हर प्रोसेस को एक ख़ास नाम दे देते हैं। जैसे ये जो पेज 0 है हम कहते हैं कि A का है और हम ये पेज इसको C का नाम दे दिया। तो इस जो रनिंग प्रोसेस होता है उसका एक ख़ास आइडेंटिफायर होता है। तो जब वो रनिंग प्रोसेस जो है वो कोई पेज को कॉल करता है तो वो अपना आइडेंटिफायर इसको भेजता है जिससे वो पता चल जाता है इसको कि A का हमने इस पेज मैंने 0 लेना है, इससे वो C के पास नहीं जाएगा, A के पास ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो ये यूज़ कर रहा है ASID आइडेंटिफाई करने के लिए पेज नंबर को, उसको ताकि मिक्स ना हो जाए पेज नंबर आपस में, क्योंकि जो आपका TLB है उसके अंदर हर प्रोसेस की एंट्रीज पड़ी हैं। तो हर प्रोसेस की एंट्रीज पड़ी हैं तो पेज नंबर भी सेम हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं TLB के अंदर, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर। द परसेंटेज ऑफ टाइम पेज नंबर इज़ फाउंड इन द TLB इज़ नाउन हैज़, हमें जब भी हमें पेज मिल जाएगा TLB के अंदर तो इसको हम कहते हैं हिट रेशो। तो इस पर हम कहते हैं TLB हिट, और जितनी ज़्यादा टाइम वो परसेंटेज जितनी दफ़ा हमें TLB हिट मिलेगी इसको हम कहते हैं हिट रेशो। मेमोरी प्रोटेक्शन इन पेज एनवायरनमेंट अकम्पलिश्ड बाय, जो अब पेज एनवायरनमेंट के अंदर जब हम TLB की बात करें तो वहाँ पर साथ में एक और काम भी होता है कि वहाँ पर प्रोटेक्शन बिट इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि कोई भी जो प्रोसेस है वो किसी इनवैलिड जो स्पेस है उसमें ना चला जाए। इसके लिए प्रोटेक्शन बिट्स होती हैं। ये जो बिट्स होती हैं वैलिड और इनवैलिड होती हैं, यानी वैलिड एंड इनवैलिड में होती हैं। अगर आप ये देखें, ये टेबल आपको सामने है, यहाँ पे अगर आप एक टेबल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रोसेस दिए हुए हैं P0, 1, 2, 3 और फ्रेम नंबर दिया कि 0 जो पेज है वो 2 में है, जो पेज 1 है वो 3 में है और जो पेज 2 है वो 7 में, और साथ में एक और इजाफा किया गया है वो है वैलिड और इनवैलिड का। तो वैलिड और इनवैलिड का क्या मतलब है? वैलिड का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है P, ये फ्रेम 2 में और ये वैलिड है, ये अपनी लॉजिकल स्पेस के अंदर है।
और प्रोसेस 1 जो फ्रेम 3 में है ये अपनी ही एड्रेस स्पेस के अंदर है, अपनी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के अंदर है। तो वैलिड का जब वैलिड और इनवैलिड बिट की बात करते हैं तो अगर उसमें वैलिड आता है तो वैलिड का क्या मतलब है कि प्रोसेस जो है वो अपनी जगह पर सही है, यानी वो अपनी एड्रेस स्पेस में है, उसने किसी और की एड्रेस स्पेस नहीं ली हुई। और जब इनवैलिड आ जाए, जैसे कि आपको लास्ट में नज़र आ रहा है इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड नज़र आ जाए तो इसका क्या मतलब है, जैसे ये प्रोसेस 5 है और ये 0 में जाना चाहता है, ठीक है, फ्रेम 0 में जाना चाहता है, लेकिन फ्रेम 0 जो है वो इसके लिए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस फ्रेम के अंदर जो है कोई और ऐसे प्रोसेसेस पड़े हों या ऐसे प्रोसेसेस के पेज हों जिनको ये जो पेज है वो एक्सेस नहीं कर सकता, या उसमें ऑलरेडी वो किसी चीज़ के लिए हमने उसको रखें, जैसे मेन मेमोरी के जो हाई ऑर्डर्स होते हैं, मेन मेमोरी के जो ऊपर वाला मेन मेमोरी में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखा होता है, हो सकता है कि ये उनको एक्सेस करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर इनवैलिड आ गया। तो ये जो बिट्स होती हैं वैलिड और इनवैलिड, ये शो करती हैं कि क्या प्रोसेस जो है वो वाकई अपने लॉजिकल स्पेस में है या नहीं है। इलीगल एड्रेसेस आर ट्रैप यूजिंग दी डैश बिट, कहता है अगर कोई इलीगल एड्रेस जनरेट हो जाता है, यानी कि सीपीयू एक ऐसा एड्रेस जनरेट करता है जो कि इलीगल है, तो उसको कैसे ट्रैप कर देते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा, वैलिड और इनवैलिड बिट से। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 जो है वो इनवैलिड है, तो हम 5 को मैप नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पे ट्रैप आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम उसको बता देगा कि यहाँ पर जो है वो ट्रैप आ गया है, तो कंप्यूटर विल सेंड दी ट्रैप टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एरर मैसेज सेंड कर देगा कि ये बिट जो है वो इनवैलिड है। व्हेन देयर इज़ अ लार्ज लॉजिकल स्पेस द बेस्ट वे टू पेजिंग वुड बी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एड्रेस स्पेस हैं तो हमारे लिए ये बेस्ट वे है कि हम अपने पेजिंग टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर लें। तो इसको हम कहते हैं 2 लेवल पेजिंग एल्गोरिथम, जहाँ पे हम अपने पेज टेबल को डिवाइड कर लेते हैं। इन अ पेज मेमोरी द पेज हिट रेशो इज़ 0.35, ये एक न्यूमेरिकल है कि पेज मेमोरी के अंदर जो हिट रेशो है 0.35 है। द रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पेज इन सेकेंडरी मेमोरी इज इक्वल टू 100 नैनोसेकेंड, और रिक्वायरमेंट जो है वो प्राइमरी की है, प्राइमरी मेमोरी की है 10 नैनोसेकेंड, तो हमने एवरेज टाइम रिक्वायर्ड करना है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, हिट रेशो मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी मेमोरी एक्सेस प्लस 1 माइनस हिट रेशो मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस। ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है, आप देखें कैलकुलेशन के बाद 68.5 नैनोसेकेंड आता है जो कि इसका सही आंसर है। तो ये फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, ये टीएलबी का फार्मूला है कि टीएलबी जब एक्सेस करता है तो अगर हिट रेशो आ रहा है तो कितने % एवरेज एक्सेस टाइम होगा। इन पेज मेमोरी सिस्टम इफ़ द पेज साइज इज़ इंक्रीज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरली बिकम्स मोर, अगर हम पेज साइज़ की बात करें और हम वहाँ पर पेज साइज़ को इंक्रीज़ कर दें तो इससे क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकती है वो ज़रूर बताऊँगी। जैसे मेरे पास एक प्रोसेस है वो था 4 KB का, ठीक है, एक प्रोसेस है 4 KB का, और मेरे पास, मैं क्या करती हूँ, एक प्रोसेस है मेरे पास 2.4 KB का, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मैंने 2 KB के 2 KB के, क्योंकि मैंने आपको पता है जो पेज हमारा होता है, जो पेज साइज़ होता है वो इक्वल होता है, तो मैं क्या करती हूँ 2 KB के 2 पेज बना लेती हूँ। अब 2 KB के पेज हैं, जो मेरा टोटल प्रोसेस है वो तो है 2.4 का। अब यहाँ पे चला गया 2 KB और इस पेज के अंदर चला गया 0.4। अब ये तो मेरे हो गए किसकी, जो पेज की डिवीज़न। अब जो हमारी मेमोरी है, हमने कहा था जो हमारी मेमोरी होगी वो भी इसी साइज़ की होगी, ये भी 2 KB की होगी, ये भी 2 KB की होगी। अब जो फर्स्ट पेज है वो तो इस मेमोरी में टोटली फिट आ जाएगा क्योंकि 2 KB ही हमारे फ्रेम का साइज़ है और 2 KB ही मेरे पेज का साइज़ है। लेकिन जो मेरा दूसरा पेज है वो तो था 0.4 KB का, क्योंकि मैंने डिवीज़न रखी हुई है 2 की। अब जब 0.4 इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर 1.6 की स्पेस जो है वो बच जाएगी। अब 1.6 की जो स्पेस बचती है, ये स्पेस जो होगी ये हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई और पेज नहीं ला सकती, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आती है, और जब हम इसका साइज़ में इंक्रीज़ करती जाऊंगी उतनी ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ही चांसेस हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए अगर हम लोग अपने पेज साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी ज़्यादा हो सकती है।
To obtain better memory utilization, dynamic loading is used. With dynamic loading, a routine is not loaded until it is called for implementing dynamic loading. Dynamic loading में हमने देखा था कि क्या होता है, जब तक रूटीन को कॉल यानी जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होता वो रूटीन लोड नहीं होगी। तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूज़र प्रोग्राम कैन इम्प्लीमेंट द डायनामिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट के बगैर ही यूज़र प्रोग्राम जो है डायनामिक लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पेजिंग के MCQs में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो गए होंगे पेजिंग के। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।